Hi students, I am Sahil. Welcome to IIT Manthan and let's continue with chemical bonding. तो लास्ट लेक्चर में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, लिटिल इंट्रोडक्शन समझाने के लिए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये डेवलप हुई थी अराउंड 1927। हाइटलर एंड लंडन भी साइंटिस्ट का नाम है एंड उसको फर्दर डेवलप किया था पॉलिंग एंड मैनी मोर। बहुत साइंटिस्ट का नाम है, कोई दो तीन देने तो पॉसिबल नहीं है, फिर भी स्टार्टिंग हिटलर एंड लंडन ने की थी और पॉलिंग का नाम भी इसमें आता है। तो इसके बाद दो कंसिडरेशन थी इसकी। हमने जो ये पढ़ी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये पढ़ी थी इन कैसे ये लुईस बॉन्ड के कुछ स्ट्रक्चर्स की रीजन देता है। जैसे क्लोरीन 7 बॉन्ड क्यों बनाता है, राइट। ऑक्सीजन सिर्फ 2 बॉन्ड ही बनाता है जबकि सल्फर 6 बना देता है। ऐसे नाइट्रोजन अपनी फैमिली में ऐसा है जो मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना पाता है, वो भी 1 प्लस चार्ज के साथ, जबकि बाकी जो है उसी फैमिली में फास्फोरस वगैरह वो 5 बॉन्ड भी बना लेते हैं, राइट। तो इसकी जो रीजंस थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कैसे आई थी, एक्साइटेड स्टेट में जाके फास्फोरस या क्लोरीन और ज्यादा बॉन्ड भी बना पाते हैं, करेक्ट। नॉर्मल स्टेट में नहीं, एक्साइटेड स्टेट में। तो आज बिल्कुल स्टार्टिंग से हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एकदम डिटेल में। तो इसकी काफी कंसिडरेशंस हैं। एक तो सिंगल और डबल बॉन्ड के बारे में इसने हमें समझाया था कि सिंगल बॉन्ड क्या होता है और डबल बॉन्ड क्या होता है। अब तक लुईस के स्ट्रक्चर में सिंगल डबल पे ज्यादा फोकस नहीं था, है ना। सेम ही टाइप के थे, हम 2 डंडे बना रहे थे। जैसे कि लेट्स से SO4 2- ये स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो हम इसको रखते हैं SO4 2-। अब सिंगल डबल में कोई फर्क तो नहीं है, बस 2 डंडे बना दिए, जहां डबल हो और जहां सिंगल हो वहां 1 डंडा। तो इसने बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी थी। सिंगल बॉन्ड का अलग नाम दिया, उसकी अलग प्रॉपर्टीज हैं। अगर कहीं डबल बॉन्ड हो जाता है तो उसकी अलग प्रॉपर्टीज हैं, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड की भी, तो वो भी देखेंगे हम। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर स्टार्ट करना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो इसकी एक तो फ्रॉम एनर्जी कंसिडरेशंस, ये एस्पेक्ट भी पढ़ना पड़ेगा, इस एंगल से ही पढ़ना पड़ेगा। फ्रॉम एनर्जी कंसिडरेशन, एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना पड़ेगा हमें। तो ये क्या बताता है, सपोज 2 एटम आ रहे हैं, है ये भी किसके लिए, कोवलेंट बॉन्ड के लिए, करेक्ट। सपोज 2 एटम्स आ रहे हैं आपस में और क्लोज डिस्टेंस पे आ रहे हैं। बॉन्ड कैसे बनेगा, जब एक मिनिमम डिस्टेंस पे आ जाए, आपस में एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें, उसके बाद बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन ये डिसाइड कैसे होगा कि कितना डिस्टेंस है, ठीक है। सपोज लेट्स टेक द केस ऑफ हाइड्रोजन, ये वाला बॉन्ड देखते हैं। तो इसमें क्या आ रहे हैं, पास पास में 2 हाइड्रोजन एटम्स आ रहे हैं बगल बगल में। लेट्स से एक एटम ये आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, और एक ये आ गया, इसका इलेक्ट्रॉन आपस में घूम रहा है। तो कैसी कैसी सिचुएशन जो है अराइज होगी, क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न होगी वो देखते हैं। चलो, एक तो इसका पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, इसका भी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, करेक्ट। तो कौन कौन सी रिपल्सिव फोर्सेस होंगी, और कौन कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी। रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी। तो रिपल्सिव कौन सी होती हैं, जो लाइक चार्जेस में हो, यानी कितनी तरह की होंगी, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस। तो ये इसको 1 नाम दे देते हैं इस एटम को, इस वाले को 2nd नाम दे देते हैं। तो एक तो N1 में होगी न्यूक्लियस ऑफ 1 और न्यूक्लियस ऑफ 2, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं। और रिपल्शन किसमें होगी, इलेक्ट्रॉन ऑफ 1 और इलेक्ट्रॉन ऑफ 2, इन दोनों के बीच में भी रिपल्सिव फोर्सेस होगी, करेक्ट। अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन कौन सी होंगी, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, यानी इलेक्ट्रॉन ऑफ 1 और न्यूट्रॉन ऑफ 2, और इसका इलेक्ट्रॉन और इसका न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रॉन ऑफ 1 और इलेक्ट्रॉन ऑफ 2। यानी कुछ रिपल्सिव फोर्सेस हो रही हैं उत्पन्न और कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस इसमें आ जा रही हैं, करेक्ट। और कितना डिस्टेंस आएगा मिनिमम होते होते, तो मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जिससे एनर्जी बढ़ेगी सिस्टम की, और कुछ ऐसे फोर्सेस भी हैं जिससे एनर्जी कम होगी सिस्टम की, करेक्ट।
एनर्जी का बढ़ना, एनर्जी का इंक्रीज होना, साफ साफ मतलब क्या है उस बात का, इंस्टेबिलिटी, और एनर्जी का डिक्रीज होना, साफ 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 उसका मतलब है स्टेबिलिटी। ये तो हमें पता है ना, एनर्जी अगर बढ़ती है सिस्टम की तो अनस्टेबल हो जाता है, जब तक वो एनर्जी खत्म नहीं होती अनस्टेबल रहता है, करेक्ट। अब रिपल्सिव फोर्सेस क्या करेंगे, अनस्टेबल करेंगे सिस्टम को, या फिर बोल सकते हैं कि एनर्जी इंक्रीज करेंगे सिस्टम की, एनर्जी इंक्रीज करेंगे सिस्टम की। और जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो क्या करेंगे, स्टेबल करेंगे सिस्टम को, या सीधे सीधे से बोल सकते हैं एनर्जी डिक्रीज करेंगे सिस्टम की, करेक्ट। तो ये कितने डिस्टेंस पास आएंगे, इतना पास आएंगे कि एनर्जी बिल्कुल अप्रोप्रिएट लेवल की हो, पास आते रहेंगे। नेट एनर्जी कम होनी चाहिए तभी तो पास आएंगे, अगर पहले से स्टेबल होते तो पास आते ही ना, बॉन्ड बनाते ही ना, मतलब एक बॉन्ड बनाने से ये स्टेबल हो रहे हैं, एनर्जी कम हो रही है। तो कितना पास आएंगे, उतना पास जब तक कि इन फोर्सेस का बोलबाला है, अट्रैक्टिव फोर्सेस का एनर्जी कम ही होती रहे। जहां पे नेट बढ़नी शुरू हुई वहां पे खत्म, और पास नहीं आएंगे, समझ रहे हो। लेट्स से ये ग्राफ अगर हम बनाएं, यहां पे एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, और यहां पे है डिस्टेंस, यहां पे एनर्जी और यहां पे है डिस्टेंस, दोनों एटम्स का आपस में। तो किस तरह का ग्राफ देखने में मिलेगा, ये डिस्टेंस कौन सा है, आपस में न्यूक्लियस का डिस्टेंस, ये वाला, ठीक है। इसको ऐसे ही बोल देते हैं डिस्टेंस को, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ई को पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, वही वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी अब तक क्या सोचते हो कि mgh है, हाइट की वजह से है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली भी पोटेंशियल एनर्जी के खाने में ही आती है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स में पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो ये पोटेंशियल एनर्जी है, और ये दोनों डिस्टेंस है, ये दोनों न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस है। तो शुरुआत में क्या होगी, जब बहुत दूर है एनर्जी पूरी हाई होगी, हाईएस्ट होगी, और जैसे जैसे पास आते रहेंगे एनर्जी कम होती रहेगी। इसको यहां नेगेटिव में भी एक्सटेंड कर लो, डिस्टेंस आपस में बढ़ता गया, कम होता गया, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। जैसे जैसे हम आगे गए डिस्टेंस भी पास आते गए आपस में, और एक एक पॉइंट आएगा जब मिनिमम हो जाएगा डिस्टेंस, इस तरह का एक पॉइंट आएगा जब डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा। तो इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस यहां से मेजर होगा, इस डिस्टेंस को बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। यहां पे जब मिनिमम एनर्जी है मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी है, ठीक है, मिनिमम एनर्जी है ये, इससे कम एनर्जी तो नहीं हो सकती, करेक्ट। पूरे ग्राफ में इससे कम एनर्जी दिख रही है कहीं पे नहीं, तो जो मिनिमम एनर्जी है इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। अब अगर इससे भी पास जाएगा, अगर इससे भी पास जाएगा ये, तो क्या होगा, अब रिपल्शन बहुत बढ़ जाएगी। मतलब लेट से ये बॉन्ड लेंथ है इनकी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ मतलब अब बढ़िया कोवलेंट बॉन्ड बन चुका है, खत्म। अब इसका इलेक्ट्रॉन इधर, इसका इलेक्ट्रॉन इधर, आपस में शेयर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, और एक कोवलेंट बॉन्ड बन गया है बढ़िया इन दोनों के बीच में, हाइड्रोजन एटम्स के बीच में। अब और पास जाएंगे तो फिर क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगी। मतलब ये तो नहीं कि ये बॉन्ड जितनी लेंथ आ गई है, अब और आगे बढ़ेगा तो अब रिपल्शन फोर्सेस बढ़नी शुरू हो जाएंगी। इसलिए एक पॉइंट होता है जब रुक जाते हैं, वो बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। इसका और अगर पास गए आपस में तो क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगी इस तरह से, और एक पॉइंट आएगा कि इतनी हो जाएगी। ये मिनिमम एनर्जी है, देख लो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहां पे आ रही है, नेगेटिव में यहां पे आ रही है, तो इसके बाद बढ़नी शुरू होगी, इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ डी नॉट। ये ग्राफ याद होना चाहिए, क्वेश्चन डायरेक्टली ग्राफ से भी आ सकता है कि कोवलेंट बॉन्ड का ग्राफ कौन सा होता है एनर्जी और डिस्टेंस का। तो कोवलेंट ग्राफ, कोवलेंट बॉन्ड का ग्राफ है ये वाला।
ये है डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और ये है पोटेंशियल एनर्जी का। और ये जो लेंथ है ये बॉन्ड लेंथ है, ये शुरुआत की लेंथ है, जब बिल्कुल स्टार्टिंग में लेंथ है ये वो है। तब एनर्जी हाईएस्ट थी, पास आते गए आते गए आते गए एनर्जी रिलीज होती गई, सिस्टम स्टेबल होता गया, अब मिनिमम एनर्जी हो गई। इसके बाद और पास लाओगे तो अनस्टेबल होगा। तो ये ग्राफ भी याद रखना है। तो एक तो ये कंसिडरेशन है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बहुत अच्छे ग्राफ के थ्रू हमें समझाया कि कैसे बॉन्ड बनते हैं, कौन से वाला बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। आज अब यही ग्राफ हीलियम के लिए भी देखते हैं। सपोज हीलियम का कितने, हीलियम के एटम में कितने प्रोटॉन्स होंगे, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। कई बार दिमाग में ऐसा आता है कि डिस्टेंस ऐसे तो बढ़ रहा है, ऐसे घट रहा है। तो देखो ये जो पोजीशन है, ये यहां पे पोजीशन है, ये है इनिशियल पोजीशन, जब 2 एटम्स पड़े हैं आपस में, बिल्कुल दूर दूर, आपस में कोई लेना देना नहीं है, तब ये डिस्टेंस है। फिर बहुत पास पास आते गए डिस्टेंस जब बिल्कुल कोवेलेंट बॉन्ड जितना हो गया, तब इस पॉइंट पे आके सेटल हो जाएगा। यहां से देखना है इस ग्राफ को तो बेटर प्रेजेंटेशन होगी। तब अगर यहां से देखोगे, इनिशियल पोजीशन क्या है, बिल्कुल दूर है, कोई लेना देना नहीं है, पास आते गए यहां पे आके बॉन्ड लेंथ बन गई, और उसके बाद एनर्जी बढ़ेगी। अगर और पास लेके जाएंगे एनर्जी बढ़ेगी, और बिल्कुल पास ले आएंगे तो न्यूट्रॉन जितने पास हो जाएंगे कि एनर्जी एकदम बहुत ज्यादा स्टीप बढ़ेगी, इन्फिनाइट होने की भी कोशिश करेगी जब बिल्कुल पास ले आओगे तो ये डिस्टेंस बेस्ट है, ये डिस्टेंस बॉन्ड लेंथ है। और यहां से इमेजिन करो कि बिल्कुल स्टार्टिंग से डिस्टेंस बहुत ज्यादा है आपस में, कम 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 होता अब कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। इसके बाद जाओगे तो ये बेटर है। यहां से सोचो इसको, ये इनिशियल पोजीशन है दोनों एटम्स की, पास आते आते यहां बॉन्ड बना, उसके बाद एनर्जी बढ़ेगी। अब बनाते हैं ग्राफ हीलियम का। इसी तरह का ग्राफ हीलियम का हमें पता है कि हीलियम के 2 एटम्स आके आपस में कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते, जस्ट लाइक जैसे हाइड्रोजन के केस में कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, हमें पता है हीलियम का नहीं बनता। तो अगर उसका ग्राफ बनाएंगे तो उसके लिए भी हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी फोर्सेज हैं। लेट से ये हीलियम का फर्स्ट एटम है, ये न्यूक्लियस है, इस पे +2 का चार्ज है, इस पे भी +2 का चार्ज है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में घूम रहे हैं। तो कौन कौन से अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस होंगे। लेट से अट्रैक्टिव फोर्सेस, इसके और इसके बीच में होगा फर्स्ट अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब इलेक्ट्रॉन ऑफ ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये हो गए अट्रैक्टिव फोर्सेस। इसका इलेक्ट्रॉन भी इसके न्यूक्लियस से, इसका इलेक्ट्रॉन भी इसके न्यूक्लियस से। और तो कोई अट्रैक्टिव फोर्स मुझे लगता नहीं है इसमें होगा। तो यानी 4 अट्रैक्टिव फोर्सेस हो गए, 4 अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब बात करते हैं रिपल्सिव फोर्सेस की। एक बार दोबारा बना देता हूं ताकि सिर्फ इसमें रिपल्सिव फोर्सेस शो हो। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। रिपल्सिव फोर्सेस कौन से होंगे, एक ये और ये आपस में, ये और ये, 2 ये, 3 4, राइट। इसका इलेक्ट्रॉन इन 2 इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको भी नेगेटिव फोर्स की, रिपल्सिव फोर्स की अनुभूति होगी। कौन से इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 4 फोर्स हो गए, और एक न्यूक्लियस आपस में 5 हो गए। तो मतलब रिपल्सिव कितने हो गए, 5, अट्रैक्टिव जो हो गए थे 4। हाँ, अब क्या हुआ देखो, इसके अंदर क्या हुआ, जब यूं ही ये पास आते गए, रिपल्सिव फोर्स की पावर ज्यादा हो गई अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से। नेट जो देखा गया उससे क्या हुआ,
रिपल्सिव फोर्स अगर बढ़े, ऐसा मात्रा से नहीं पता लगेगा कि हाँ इनकी संख्या कितनी है, वैल्यू है इसकी 5, इसकी वैल्यू है 4, तो दिमाग में आया कि 5 जीतेगा 4 से, ऐसा जरूरी नहीं है। नेट फोर्सेस देखने पड़ेंगे, वैल्यूज भी तो देखनी पड़ेगी ना उन 4 फोर्सेस की, कि किसकी वैल्यू ज्यादा है। हो सकता है 4 ही हो लेकिन वैल्यू ज्यादा हो, जीत जाए इससे, तो वैल्यू से पता लगा, 4 और 5 से नहीं पता लगा। ऐसा नहीं है कि बाकी आइटम्स के लिए भी तुम प्रेडिक्ट कर लो कि हाँ अट्रैक्टिव ज्यादा है कि रिपल्सिव ज्यादा है, उसके बेसिस पे प्रेडिक्ट कर लो, वो नहीं होगा। बस हमें ये पता लगा कि यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स जीत गए अट्रैक्टिव फोर्स से। क्यों जीत गए? क्योंकि हीलियम का मॉलिक्यूल बनता ही नहीं है। तो कैसा ग्राफ आएगा वहां पे, ये वाला एनर्जी का, ये वाला इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का, पहले इतनी कम थी फिर बढ़ती गई, क्योंकि पास आने पे क्या हो रहा है, एनर्जी बढ़ रही है, कम तो हो ही नहीं रही, जितनी पहले थी उससे कम तो यहाँ पे कम हुई थी, वहां पे बढ़ रही है। तो बढ़ रही है मतलब कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा। तो वीबीटी ने एक तो इस ग्राफ के थ्रू हमें बताया, एक्सप्लेन करने की कोशिश की एनर्जी डायग्राम्स के बेसिस पे कि क्यों केमिकल बॉन्ड बना, क्या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कब होता है जब एनर्जी मिनिमम हो जाए। फिर उसका ये फर्स्ट पार्ट था थ्रू एनर्जी डायग्राम्स। नाउ नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, इन टर्म्स ऑफ ओवरलैप या कोवलेंट बॉन्ड का ओवरलैप कैसे होगा। किसका ओवरलैप? ऑर्बिटल्स का। ऑर्बिटल्स हम पढ़ चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। शेप याद होनी चाहिए एस, पी और डी ऑर्बिटल्स की, और शेप याद होगी तो हम इजीली बता पाएंगे कैसे कैसे ओवरलैप हो रहा होगा। करेक्ट। नाउ लेट्स सी, फॉर इसमें देखते हैं इसने क्या बोला, a covalent bond is formed by the overlap of orbitals containing electrons of ऑपोजिट स्पिन। तो देखते हैं, चलो H2 मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनेगा। पहले हमने देखा था डायग्राम रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस के फॉर्म में, और अब हम देख रहे हैं कि ओवरलैप के फॉर्म में। राइट, इसका भी 1s है, इसका भी 1s है, तो ये भी इस तरह की शेप में होगा 1s, स्फेरिकल होता है 1s, इसका भी स्फेरिकल होगा, लेकिन इसका एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा, इसका ऐसे होगा, बिकॉज द पॉइंट टू नोटिस हियर इज इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑपोजिट स्पिन। इसका स्पिन और इसका स्पिन इलेक्ट्रॉन का दोनों का ऑपोजिट होगा, फिर ओवरलैप करेंगे। तो ये ओवरलैप कर गए हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये ओवरलैप हो गया। ऐसे ही या फिर ऐसे भी दिखा सकते हो, एक डिब्बा ये 1s का, एक डिब्बा ये 1s का, ऑपोजिट स्पिन, और ये ओवरलैप कर गए। या फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड का ओवरलैप देखते हैं। हाइड्रोजन का आया आइटम और एक फ्लोरीन का, तो ये फ्लोरीन के कैसे होंगे। फ्लोरीन के पास क्या है, 2px है, 2py है, 2pz है। एक ये होगा p का ऑर्बिटल, लेट से एक ये है, और एक प्लेन से अंदर है और प्लेन के बाहर है, और इसके पास 1s आया तो ये ओवरलैप हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो जो आपस में जिनका बॉन्ड बन रहा है, जैसे उसका 2p था, ये 2p का ऑर्बिटल है कोई सा एक, और ये s का है, जैसे ये pz है, ये px है, ये py है। x y z तो हम बनाते हैं ना, हमने ये x मान लिया, और ये प्लेन के बाहर, और जो प्लेन के उस साइड है py मान लिया, और ये pz मान लिया। ये तो 3D है, तो ये और इसका ओवरलैप हुआ, मतलब 1s और 2pz का ओवरलैप हो गया, तब क्या बना, ये ऑर्बिटल, ये ओवरलैप। ऑपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, ये 1s का एक, और ये आया 2p का ऑपोजिट स्पिन का, तो दो ऑर्बिटल्स का ओवरलैप हुआ, तब बॉन्ड बन गया कौन सा, कोवलेंट बॉन्ड। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने
हमारा वेव मैकेनिकल मॉडल जो था, राइट, जो श्रोडिंगर की इक्वेशन से आया था, जिससे ऑर्बिटल्स की शेप पता लगी थी, उसके थ्रू ही बताया कि जब कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं तो उनके ऑर्बिटल्स आते हैं, ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। कौन से ऑर्बिटल्स? जिसके अंदर वो हाफ फिल्ड, जिसके अंदर वो अकेला अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वो वाले ऑर्बिटल्स। हाइड्रोजन के केस में वो 1s का था और फ्लोरीन के केस में वो 2p का था। तो ये 2p का आया, एक 1s का आया, आपस में ओवरलैप हुआ और फिर उनका कोवलेंट बॉन्ड बना। तो वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम को इसने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने जगह दी और एक्सप्लेन किया कोवलेंट बॉन्ड। हमने HH का देखा है, HF का देखा है, और फ्लोरीन का भी देखते हैं। फ्लोरीन का एक मॉलिक्यूल बन गया, फ्लोरीन के 2 एटम से इस तरह का बॉन्ड। अब इसमें ये दिखाना पड़ेगा, ये एक फ्लोरीन और ये दूसरा फ्लोरीन। अब तो सेम प्लेन में होने चाहिए, दोनों पी की बात चल रही है तो इस तरह से बात बनेगी, ये और ये सेम प्लेन वाले हो, मतलब ये 2pz हो या 2px हो दोनों, या 2py हो दोनों सेम, करेक्ट। ये है, ये अगर ये 2px है तो ये भी 2px हो, ये 2py हो तो ये भी 2py हो, ये 2pz हो तो ये भी 2pz हो। हम चलो px लेके कर लेते हैं। बुक्स में जनरली पहले pz दिया होता है, उसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, अपने अकॉर्डिंग भी ले लेते हैं, पर कन्वेंशनली pz दिया होता है। तो लेट्स से ये ओवरलैप इसका हुआ px का, और इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन आपस में मर्ज हो गए। तो ये कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन में उसने ऑर्बिटल्स भी ले आया वो, राइट। अभी तक हम सोचते थे कि शेल ओवरलैप हो रहे हैं, वो ऑर्बिटल्स भी ले आया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। और उसने क्या किया, क्या कहा कि ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं और उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑपोजिट स्पिन के होने चाहिए। तो इस तरह से, एक तरह से ये एक्सप्लेनेशन भी हो सकती है कि अब हीलियम की बात करते हैं कि ये एटम बनता ही नहीं है, हमें पता है हीलियम कोई भी ऐसा एटम नहीं बनाता, हाइड्रोजन तो बना लेता है। तो इसकी रीजन क्या है? 1s में ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी ये 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास ऑर्बिटल्स तो हैं, इसके पास ये 1s है, इसके पास ये 1s है, लेकिन हाफ फील्ड तो नहीं है। ना ही हम इसे एक्साइट करवा सकते हैं क्लोरीन की तरह, सल्फर की तरह, क्योंकि 1s के पास 1p तो होता ही नहीं है और दूसरे शेल में नहीं जाता छलांग मार के, है ना। एक्साइटेड स्टेट हमने देखा था क्लोरीन का कि छलांग मार के 3p वाला 3d में जा रहा था, राइट। या कार्बन के केस में देखा था, कार्बन याद करो, कार्बन कैसा था, 2s2 2p2, तो ये s वाला छलांग मार के p में भी जा रहा था, तभी कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा था, क्योंकि 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स थे जो अपने ऑर्बिटल में अकेले थे। लेकिन हीलियम को ऐसे नहीं कर सकते, ये भी पूरा भरा हुआ है, ये भी पूरा भरा हुआ है, हाफ फील्ड तो है ही नहीं, हमें चाहिए हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, ना इसके पास है ना इसके पास है, कैसे ओवरलैप करेंगे, इसलिए ये एटम नहीं बनता है। तो ये एक्सप्लेनेशन इसने पहले एनर्जी के बेसिस पे दी थी कि पास जब ला रहे हैं 2 हीलियम को, एटम्स को, तो पोटेंशियल एनर्जी एकदम से बढ़नी शुरू हो गई है। अब बढ़नी शुरू हो गई तो अनस्टेबिलिटी आ रही है, इसलिए कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएंगे। एक तो थियरी उसकी वो थी एनर्जी के बेसिस पे, और दूसरी है हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स जो है ओवरलैप करते हैं। इस थियरी के बेसिस पे भी ये बता रहा है कि क्योंकि हीलियम के पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल है ही नहीं, ना ही ग्राउंड स्टेट में है ना ही एक्साइटेड स्टेट में है, इसलिए कोई ओवरलैप पॉसिबल नहीं है। इस थियरी के बेस पे इसने बता दिया कि हीलियम का मॉलिक्यूल क्यों नहीं बनता। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थियरी, इसी की वीबीटी की थियरी नहीं, सॉरी, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीबीटी। हमने पहले एनर्जी कंसीडरेशन देखी, ग्राफ के बेसिस पे कैसे पास आने पे एनर्जी घटती है और एक मिनिमम डिस्टेंस होता है, जब एनर्जी मिनिमम हो जाती है उसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। फिर हमने देखा कि ऑर्बिटल्स भी ओवरलैप करते हैं, जब डिफरेंट मॉलिक्यूल एटम्स पास आते हैं तो उनके ऑर्बिटल्स भी जो हाफ फील्ड होते हैं ओवरलैप कर जाते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है इसकी, वीबीटी की ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस थ्योरी का, विच इज पाई एंड सिग्मा बॉन्ड। इसको पाई और ये सिग्मा बॉन्ड, सिर्फ नोटेशन की बात है, अंदर सिंबल का मतलब नहीं है कुछ, ठीक है, इसको नाम देने की बात है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड।
इसके बाद आप डबल बॉन्ड को एक जैसे नहीं देखोगे। जैसे सपोज हमने लुईस में बनाया था कि ये बनाया था SO4 2- का स्ट्रक्चर बनाया था हमने लुईस में। अब हमें लग रहा है कि ये दोनों बॉन्ड एक समान है, दे आर जस्ट लाइक ईच अदर, वेरी सिमिलर, इनफैक्ट ऑलमोस्ट इक्वल, कि जैसा पहला बॉन्ड है वैसा ही दूसरा है, जैसा दूसरा है वैसे ही पहला ही वैसा है, इनमें कोई फर्क नहीं है। हमने 3 बॉन्ड ही बनाए थे CN के केस में, तो क्या लग रहा था कि ये तीनों बॉन्ड एक से हैं, ऐसे कोई डिफरेंस तो नहीं है कि ये बॉन्ड अलग है, ये अलग है, ये अलग है। लेकिन इस तरीके के बाद हमें पता लगेगा कि बॉन्ड्स भी अलग अलग होते हैं। मतलब एक सिग्मा हो सकता है बॉन्ड, फर्स्ट जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा होगा, उसकी प्रॉपर्टीज बहुत ही अलग होंगी जो सेकेंड बॉन्ड बनेगा, विच विल बी पाई। पहला बॉन्ड जो बनता है 2 एटम्स के बीच में, जैसे इसमें 3 बॉन्ड दिख रहे हैं हमें, लेकिन शुरुआत में शुरुआत हुई होगी फर्स्ट बॉन्ड से, तो ये बॉन्ड बना दिया फर्स्ट, इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। ये बहुत ही अलग है, बाद में जो बना है वो बनते हैं पाई बॉन्ड, ये दोनों पाई बॉन्ड हो गए। ऐसे इनमें जो पहला बना, लेट से ये पहला बन गया, ये है सिग्मा और ये है पाई। दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है, बिहेवियर अलग है, सब कुछ ही अलग है, बनने का तरीका अलग है। तो वो किसने एक्सप्लेन किया? VBT में, और ये हमारे बहुत काम आएगा आगे। एप्लीकेशन इसकी ढेर सारी है, ऑर्गेनिक पूरी। तो हमें पता होना चाहिए सिग्मा और पाई अलग अलग है। पहले कौन सा बनता है? सिग्मा बॉन्ड, फिर उसके बाद कौन सा बनता है? फिर उसके बाद बनता है पाई बॉन्ड। दोनों ही अलग अलग है। लेट्स सी कैसे बनता है सिग्मा और पाई बॉन्ड में फर्क क्या होता है। एक P और P के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं पहले हम। ये तो है सिग्मा बॉन्ड अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, मतलब दोनों न्यूक्लियस को लो, एक लाइन जोड़ दो आपस में। ये है 2 न्यूक्लियस, इनके बीच में लाइन जोड़ दो एक, करेक्ट। अब इन्हीं के अलावा अगर बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, इसी के अलावा, तब तो होगा सिग्मा बॉन्ड। मतलब न्यूक्लियस भी कहीं है आसपास, और उसी की सीध में, उसी की डायरेक्शन में अगर बॉन्ड बनते हैं उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो डेफिनेशन लिख लो सिग्मा बॉन्ड की, थोड़ा और क्लियर होगा इससे। व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 atoms by the overlap of their orbitals such that the orbitals are along the direction of इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। मतलब जब न्यूक्लियस आ रहे हैं, एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस में एक लाइन अगर बना दो, ये न्यूक्लियस आ रहे हैं, एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस में लाइन बना दो, तो इसी एक्सिस के अलाउंग ओवरलैप हो रहा है। मतलब ये P इसका है, ये P इसका है, डायरेक्शन वही वाली है, तब तो हो गया सिग्मा बॉन्ड। ये छोटी सी बात है, लेकिन इससे बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिसाइड होंगी सिग्मा बॉन्ड की। तो ये ओवरलैप जो क्या हो रहा है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो उस बॉन्ड को बनेंगे सिग्मा बॉन्ड। इसको हेड ऑन भी बोल देते हैं, एक का सिर दूसरे में हेड ऑन ओवरलैप भी बोल देते हैं इसको। डायरेक्शन ये है। और जब अगर, अब ये तो सिग्मा बॉन्ड हो गया, पाई बॉन्ड क्या हो गया? जब अगर डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो जाए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के, मतलब सपोज ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, मतलब न्यूक्लियस ये रहे, यहां भी कहीं होंगे, आपस में जोड़ने के लिए एक लाइन बना दी, तो अगर इसी डायरेक्शन में है तब तो हो गया सिग्मा बॉन्ड। और अगर इसके परपेंडिकुलर है, ये P इसके परपेंडिकुलर है और ये भी इसके परपेंडिकुलर है, तो ये जो ओवरलैप है इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज करनी पड़ेगी। सिग्मा बॉन्ड में क्या था? व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स बाय ओवरलैप ऑफ देयर मेटल, तो इसमें क्या था? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ सच दैट द ऑर्बिटल्स, या फिर
सच दैट द ओवरलैप भी लिख सकते हो, सच दैट द ओवरलैप क्या मतलब आपस में जो जुड़ रहे हैं, ये वाला एरिया, इसको ओवरलैपिंग बोलते हैं, आपस में जो जुड़ रहे हैं। अलोंग द डायरेक्शन है तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और अगर परपेंडिकुलर है, बस यहां पे लिख लो मेरा बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बाय द ओवरलैप ऑफ द ऑर्बिटल सच दैट द ओवरलैप इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। यहां पे बस अगर परपेंडिकुलर लिख लोगे, अलोंग की जगह परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस थी और उसके परपेंडिकुलर है, तो तब उसको क्या बोलेंगे, तब उसको बोलेंगे पाई बॉन्ड एज इट इज दिस डेफिनेशन। और इसके अलोंग, इसकी जगह, अलोंग की जगह परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तब होगा पाई बॉन्ड। मतलब ये सिग्मा है हेड ऑन, और इसको बोलते हैं लैटरल, मतलब सिर से सिर भिड़ रहा है तो हेड ऑन ओवरलैपिंग, इसको बोलते हैं लैटरल ओवरलैपिंग, इस तरह से भिड़ रहे हैं। तो ये दो डिफरेंस हो गए डेफिनेशन में भी, और इनकी बनावट में डिफरेंस हो गया। अब इसमें सिग्मा मतलब पहला बॉन्ड जो होगा वो बनेगा सिग्मा उस दो एटम्स के बीच में, और अगर एक और बॉन्ड बनता है तो बनेगा पाई। सिग्मा कौन से हो गए, एस और पी के बीच में बना, तो ये हो गया एस और पी के बीच में सिग्मा, ऐसे पी और पी के बीच में सिग्मा कौन सा हुआ, ये हो गया। अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं, हेड से हेड टकरा रहा है, ये हो गया पी और पी का, ये एस और पी का। पाई बॉन्ड देखते हैं, अब ये हो गया सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड। एस और एस का कोई पाई बॉन्ड नहीं बन सकता, क्योंकि एस की डायरेक्शन एक ही होती है, ये स्फेरिकल होती है, क्या लेटरल और क्या हेड ऑन, कुछ फर्क थोड़ी है उसमें। एस की शेप तो ऐसी होती है ना। पी को तो हमने कर लिया, जब लेटरल है तो अलोंग द एक्सिस, सॉरी जब हेड ऑन है तो अलोंग द एक्सिस सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड के लिए इस तरह से ओवरलैपिंग हुआ। एस को थोड़ी कर सकते हैं, उसकी शेप कैसी है, स्फेरिकल, तो एस जो है वो डज नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड, डज नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड। पी और पी बना सकते हैं आपस में इस तरह से, पी और डी भी बना सकते हैं, ठीक है, पी और डी भी बना सकते हैं। डी क्या होता है, डबल डम्बल, इस तरह से शेप होगी, इस तरह से ये ओवरलैपिंग होगी पी और डी के बीच में, ठीक है। और एस तो सिर्फ सिग्मा बना सकता है, आपस में भी बना सकता है सिग्मा, एस एस के दो आ जाए तो सिग्मा बना लिया, एस और पी का सिग्मा, ये एस एस का सिग्मा बॉन्ड, ये पी पी का सिग्मा बॉन्ड, ये एस पी का सिग्मा बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड है पी पी के बीच में, एस तो बना ही नहीं सकता पाई बॉन्ड, और ये एस, ये पी डी के बीच में, डी डी के बीच में बना सकते हो, ऐसे ही बनेगा। राइट, ये डीडी के बीच में है कौन सा, पाई बॉन्ड, ये सारे पाई बॉन्ड है राइट साइड पे, और ये लेफ्ट पे सारे हैं सिग्मा बॉन्ड। अब चलो देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज में क्या फर्क होता है, ऐसा क्यों हम इनको अलग अलग इतना ज्यादा पढ़ रहे हैं, और मैं क्यों इतना स्ट्रेस दे रहा हूं कि बिल्कुल ही अलग प्रॉपर्टीज हैं सिग्मा और पाई की, और बहुत से फैक्टर्स भी डिसाइड होंगे इससे। देखो, क्योंकि ये अलोंग द एक्सिस हैं और ये ओवरलैप भी कैसा है, हेड ऑन, तो इसमें थोड़ी सी रोटेशन पॉसिबल है, हल्का सा घूम सकता है, ये भी घूम सकता है, ये भी हल्का सा घूम सकता है। बॉन्ड टूटेगा तो नहीं उससे, अगर इस तरह से न्यूक्लियस घूम रहा है तो ये भी घूम जाएगा, कोई चक्कर नहीं है, ओवरलैपिंग में फर्क थोड़ी पड़ेगा तब। लेकिन अगर इसमें न्यूक्लियस घूम गया थोड़ा सा, समझ रहे हो, ये न्यूक्लियस क्या है, यहां पे न्यूक्लियस है इसका, यहां पे न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस घूम ले कोई दिक्कत नहीं है, ये घूमता रहेगा, इस ओवरलैप को फर्क तो नहीं पड़ेगा। ऐसे है ओवरलैप, सपोज ऐसे है ओवरलैप, ये न्यूक्लियस है दोनों, ये दोनों न्यूक्लियस है और ये ओवरलैप है, ये घूमता रहे कोई चक्कर नहीं है, ओवरलैप में फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर ये न्यूक्लियस दोनों, ये ऐसे अगर ओवरलैप है दोनों ऐसे, अब ये न्यूक्लियस घूमेगा थोड़ा सा,
इस तरह से ओवरलैप है, ये न्यूक्लियस है दोनों, और इस तरह से ओवरलैप है आपस में। अब ये अगर न्यूक्लियस थोड़ा सा घूमा तो टूट जाएगा, ये बॉन्ड तो ऐसे है, न्यूक्लियस घूमा और बॉन्ड टूटा। इसका मतलब है कि ये बॉन्ड टूटना थोड़ा सा आसान है। यहां पे कहीं न्यूक्लियस है, यहां पे उसके परपेंडिकुलर है, तो ये इसमें अगर न्यूक्लियस रोटेट करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पाई बॉन्ड में क्या है, टूट जाएगा, राइट। तो इसके अंदर रोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें स्लाइड रोटेशन से भी बॉन्ड टूटने का डर है। किसमें डर है, पाई बॉन्ड में, सिग्मा में नहीं है। फिर सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग इस तरह से होती है, जैसे अलोंग द एक्सिस है, ओवरलैपिंग ऐसी है कि ये स्ट्रॉन्गर है, मजबूत है। ये क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स अबव भी होंगे न्यूक्लियस के प्लेन के, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के, और बिलो भी होंगे। तो दो डायरेक्शन में होंगे, इलेक्ट्रॉन की संभावना है ना पाने की, वो यहां भी मिल सकते हैं इलेक्ट्रॉन, दोनों यहां भी मिल सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, एक ही जगह पे है। तो पहला डिफरेंस क्या हो गया, रोटेशन का। इसमें रोटेशन पॉसिबल है सिग्मा में, पाई में ज्यादा रोटेट करेंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। एनर्जी भी जो हमें तोड़ने में लगेगी वो सिग्मा में ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि मजबूत बॉन्ड है, पाई इज रिलेटिवली वीकर बॉन्ड। फिर दूसरा डिफरेंस क्या था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें एक ही जगह पे है, यहां पे अबव भी है और बिलो भी है। और क्या डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंस पहले शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। चलो अब देखते हैं कैसे। सपोज करते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाते हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में आपस में कितने बॉन्ड होते हैं, इसका हमने लुईस स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है। लुईस स्ट्रक्चर तो इसका ऐसे बनता है, दो बॉन्ड होते हैं। तब हमें पता नहीं था कि हाँ, दो बॉन्ड में दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है, अब तो पता लग चुका है। अब करने की कोशिश करते हैं इसको। ये हो गया इस वाले ऑक्सीजन एटम के ऑर्बिटल्स, ये हो गए इसके। तो पहला बॉन्ड मैं बता रहा था, फर्स्ट विल बी सिग्मा ओनली। दो एटम्स के बीच में पहला बॉन्ड जो बनता है दैट हैज टू बी सिग्मा बॉन्ड, ये रूल है। पहला सिग्मा है तो इस तरह से बनेगा, हेड ऑन ओवरलैप। दूसरा ये, इसको मैं दिखेगा नहीं है इस तरह से, मगर होगा कैसे, इस तरह से। तो ये जो ओवरलैप है ये कौन सा है, पाई बॉन्ड का, करेक्ट। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन, उसमें 3 बॉन्ड बनते हैं। और पहले लुईस बनाते हैं नाइट्रोजन का। सेंट्रल एटम ये हो गया, एक बॉन्ड बनाना जरूरी है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं नाइट्रोजन के, 5, 5 दूनी 10, 2 लग चुके हैं, 8 बाकी हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 10 इलेक्ट्रॉन्स का सिस्टम था, 2 चले गए बॉन्ड के लिए, 8 बच गए। मैंने 6 इसको दे दिए, 2 इसको दे दिए, लोन पेयर। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका नहीं है, ये हेल्प मांगेगा इससे, ये हेल्प दे देगा। अभी भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 6 है इसके पास, ये हेल्प दे देगा। 3 बॉन्ड बन गए। लुईस में आसान सा था। अब देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इतने बड़े बड़े ऑर्बिटल्स अगर बनते हैं तो फिर पाई बॉन्ड बनाने में दिक्कत होगी मुझे, राइट। ये तो था सिग्मा बॉन्ड, फर्स्ट हैज टू बी सिग्मा बॉन्ड। लेट्स से ये पीजेड था, ये भी पीजेड। दूसरा मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए थोड़ी शेप अजीब आ रही है, वरना ऐसे भी रख सकते हो, गलत नहीं है वो भी, ठीक है। ऐसे ओवरलैप दिखा सकते हो पेपर पे, इस पे नहीं, मगर दिमाग में तो आ जाएगा कि हाँ ओवरलैपिंग हो रही है इनके बीच में। इसकी ओवरलैपिंग दिखाने के थोड़ी सी शेप मैंने मरोड़ दी है, अभी शुरुआत है, कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर रहे। ये इसका पीएक्स, ये इसका पीएक्स मैंने इस डायरेक्शन में मांग लिया। एक और बॉन्ड मैंने बताया था, एक और सिर्फ एक ही बॉन्ड सिग्मा हो सकता है दो एटम्स के बीच में, पहला सिग्मा ही होगा और सिर्फ एक ही सिग्मा हो सकता है, क्योंकि इस तरह से ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैप एक ही तरह से संभव है। तो ये सिग्मा तो बन चुका, अब दूसरे सिग्मा तो होंगे, दूसरे पाई होंगे। एक तो ये पाई है और एक और पाई है,
यानी ये सिग्मा था, ये भी पाई है और बीच वाला ये भी पाई है, दोनों के दोनों जो है परपेंडिकुलर होंगे। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस थी, ये उसके परपेंडिकुलर दोनों दिख रहे हैं आराम से, और दूसरे कौन से होंगे इस तरह से। बोर्ड पे दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, ये ओवरलैपिंग होगी, लेकिन मैं तुम्हें इमेजिन करवा सकता हूं। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस थी, ये सिग्मा बॉन्ड वाले उसी की डायरेक्शन के अराउंड पड़े हुए हैं दोनों, और पाई बॉन्ड वाले कौन से हैं, इसके परपेंडिकुलर है, ये भी इसके परपेंडिकुलर है। और ये जो पी वाई है, जो मैं बोर्ड में दिखा नहीं पा रहा हूं, शेप उसी कैसे होगी, ऐसे होगी। ये पी वाई इधर, एक ल्यूब इसका उधर और एक अंदर, एक इसका इधर और एक अंदर। ये कौन सा हो गया, पी वाई। तो यानी पहला बॉन्ड जो होगा दैट हैज टू बी सिग्मा, और रेस्ट ऑफ द बॉन्ड्स जो बनेंगे दैट विल बी पाई। ये सिग्मा बॉन्ड बना था, ये पाई बन गया, और ये जो इस तरह से आ रहा है ये भी पाई है। ज्यादातर पी में दिखेंगे पाई बॉन्ड। तो इसके पॉइंट जो है, जो भी हमने लेटेस्ट पढ़ा है इस थ्योरी का, कौन सा, सिग्मा और पाई बॉन्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पॉइंट्स हम नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे, लेकिन एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं क्या पढ़ा है हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि किसी भी बॉन्ड की स्ट्रेंथ, द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इज डिपेंडेंट ऑन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। एक्सटेंट का मतलब है मात्रा, कितनी मात्रा में ओवरलैपिंग हुई है। अगर ज्यादा हुई है तो ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। तो किसी भी बॉन्ड में कितनी ओवरलैपिंग हुई है उससे स्ट्रेंथ, उस पे डिपेंड करेगी स्ट्रेंथ बॉन्ड की। अब पाई बॉन्ड में देख रहे हो ओवरलैपिंग ज्यादा पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर इसी बॉन्ड, इसी थ्योरी के तहत, इसी पॉइंट के तहत हम बोल सकते हैं पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड। अगर क्वेश्चन आ जाता है क्यों है वीक बॉन्ड, तो बोले क्योंकि जितनी अच्छी सी ओवरलैपिंग हो उतना स्ट्रांग होगा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग ढंग से नहीं हो पाती, इसलिए वो वीक है। सिग्मा में ढंग से हो पाती है ओवरलैपिंग, ये वाली जो ये ओवरलैपिंग है सिग्मा की है, अच्छी वाली ओवरलैपिंग पॉसिबल है, एक्सटेंट ज्यादा है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है पाई बॉन्ड से। तोड़ना कंपैरेटिवली मुश्किल है सिग्मा बॉन्ड को, और पाई बॉन्ड को तोड़ना आसान है। पाई बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड। अनदर डिफरेंस इज कि सिमिट्री के पर्सपेक्टिव से, सिमिट्री के पर्सपेक्टिव से देखें अगर, तो क्या डिफरेंस है। सिग्मा बॉन्ड इज सिमिट्रिकल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट, ये सिमिट्रिकल है, तो सिग्मा बॉन्ड इज सिमिट्रिकल अराउंड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। जबकि पाई बॉन्ड में जो ओवरलैप हो रहा है, वो जो बॉन्ड बन रहा है वो कहां बन रहा है, अबव एंड बिलो द प्लेन। सिग्मा बॉन्ड तो सिमिट्रिकल है, और पाई बॉन्ड में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कहां है ओवरलैप की, अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। सिग्मा बॉन्ड इज सिमिट्रिकल ऑफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, पाई बॉन्ड का जो ओवरलैप है दैट लाइज अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और सिमिट्रिकल नहीं है। सिग्मा बॉन्ड सिमिट्रिकल है। और एक और पॉइंट, पहला बॉन्ड जो बनेगा दो एटम्स के बीच में, सबसे पहले सिग्मा बनेगा, स्ट्रॉन्गर है, ओवरलैप भी ज्यादा है, तो सबसे पहले तो सिग्मा बनेगा। उसके बाद अगर दो बॉन्ड बनते हैं, जैसे नाइट्रोजन का केस है, तो सबसे पहले बॉन्ड बनेगा सिग्मा, उसके बाद जितने भी बनेंगे, तीन ही बन सकते हैं मैक्सिमम, उसके बाद जितने बनेंगे वो होंगे पाई बॉन्ड। ये दोनों पाई हो गए, ये सिग्मा हो गया। जैसे कार्बन के अंदर एसिटाइलिन का एग्जांपल लें, तो इसके अंदर पूछ रहा है कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है। आओ देखते हैं। ये सिग्मा होगा, वैसे भी हाइड्रोजन तो 1s है, 1s तो पाई बनाता भी नहीं है, और इनके बीच में एक ही बॉन्ड है, पहला बॉन्ड तो सिग्मा ही होगा, यानी ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, इनके बीच में एक सिग्मा होगा, बाकी दो पाई होंगे। तो
तो टोटल सिग्मा कितने हो गए, 1 2 3, पाई कितने हो गए, 2। ऐसे कोई और स्ट्रक्चर देता है अगर सपोज, इसके अंदर टोटल सिग्मा कितने हैं, पाई कितने हैं, तो आओ इस कार्बन में ये सिग्मा होगा, एक ही बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है, इनमें 2 हैं तो एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। इनमें भी 2 हैं, पहला सिग्मा फिर पाई बॉन्ड, इसमें एक ही है सिग्मा बॉन्ड, इसमें पहला सिग्मा बाकी पाई, पाई और ये भी पाई, ये भी पाई, पहला है तो सिग्मा ही होगा। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, और पाई बॉन्ड 1 2 3 4 बॉन्ड। इस तरह क्वेश्चन भी आ सकते हैं। छोटी सी बात पता होनी चाहिए, पहला बॉन्ड हमेशा 2 एटम्स के बीच में सिग्मा ही होगा, उसके बाद एक पाई बनेगा और 2 पाई भी हो सकते हैं। एक एटम्स के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा।